हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निशा से एक नई कहानी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। इस कहानी में आपको रोमांस, लव, इमोशन, सस्पेंस सब मिलेगा। कहानी का शीर्षक है ये कैसी तेरी मोहब्बत। भगवान। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई के एक कैफ़े में, जहाँ एक कॉर्नर में एक टेबल पर 4 से 5 लोग बैठे हुए अपने बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे। सभी काफ़ी सीरियस थे। उनका सीरियस फेस देखकर ही मालूम चल रहा था कि वहाँ काफ़ी सीरियस मीटिंग हो रही थी। लेकिन उनके बीच में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए था। अपने आँखों में ब्लैक महंगी गॉगल्स डाल रखी थी। उसने ब्लैक एंड वाइट 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। लेदर की चमचमाती पॉलिश महंगी जूते पहन रखी थी। एक हाथ में रोलेक्स की नई डिज़ाइन घड़ी पहन रखी थी। वो चेयर पर बैठा हुआ था, फिर भी वो सभी से लंबा लग रहा था, यानी कि उसकी अच्छी खासी हाइट थी और वह बहुत ही सीरियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उन सब का हेड है। वहीं दूसरी ओर उसी कैफ़े के दूसरी साइड के कॉर्नर में 4 लड़की आपस में बात कर रही थी। वो चारों दिखने में सुंदर थी, लेकिन उनमें से एक ने अपने चेहरे पर अपना दुपट्टा बांध रखा था। बस उसकी खूबसूरत और बड़ी गहरी ब्राउन आइज दिख रही थी। उसकी आंखों की पलकें लंबी और घनी थी, जो उसकी आंखों में देखे तो एक बार के लिए खुद को भूल जाए। वह शांत थी, बस वह उन तीनों की बात चुपचाप सुन रही थी और कुछ कहती तो काफ़ी धीरे से। वह उन्हें भी शांत रहने के लिए बोल रही थी, क्योंकि तीनों काफ़ी डिस्टर्ब कर रखे थे वहाँ के माहौल को। उन चारों में एक का नाम नीलू, दूसरे का नाम काव्या और तीसरी का नाम आरती था। और हमारी कहानी की हीरोइन का नाम आध्या। आध्या गोरा रंग, भूरी बड़ी गहरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होठ, ऊपर वाले होठ के साइड छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता हो। हाइट 5 फुट 4 इंच, सांचे में ढाला हुआ अट्रैक्टिव और कसा हुआ शरीर और उम्र 20 वर्ष। कुल मिलाकर आध्या इतनी खूबसूरत है कि यदि कोई देख ले तो बस उसे देखता ही रह जाए। आध्या बोली, शांत हो जाओ, क्या कर रही हो तुम तीनों? देखो सभी हमारी तरफ ही देख रहे हैं, वो भी गुस्से से। सबको डिस्टर्ब कर रखा है। काव्या आध्या की बचपन की दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड है। आज उसने अपनी तरफ से अपने दोस्तों को ट्रीट दिया था। वह बोली, हम क्यों चुप हो जाए? हमने यह टेबल बुक किया है, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जैसे चाहे हंसे बोले, चाहे शोर करे। मनमौजी लड़की थी काव्या, और वहीं आध्या शांत थी। उनकी जोर जोर से हंसने की आवाज़ से दूसरी साइड की मीटिंग भी डिस्टर्ब हो रही थी। बार बार उनकी नज़रें उस साइड में चली जा रही थी जहां आध्या बैठी थी। आध्या और उस मीटिंग का हेड दूर ही सही लेकिन आमने सामने थे। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रों में अलग अलग भाव थे। आध्या की नज़रों में शांति और संयम थी, जबकि उसकी नज़रों में गुस्सा और असंतोष था। वो अपनी मुट्ठी कस अपनी आंखों के साथ उन्हें गुस्से से घूरता है। एक बार के लिए आध्या और उसकी नज़रें भी टकराई, लेकिन बस कुछ सेकंड का था। आध्या को समझ में आ गया था कि वह गुस्से से उन्हें ही घूर रहा है, इसलिए वह अपनी नज़रें घुमा लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि कौन सा उसका कहना उसके दोस्त मानने वाले हैं। वह चुप ही रहती है, और वही वह शख्स आध्या की ऐसी अनदेखी करने से अपना अपमान समझता है। उसे यही लगता है कि वह लड़की जानकर ऐसे कर रही है। वह गुस्से से वहाँ के मैनेजर को बुलाता है और इशारे से उसे कुछ कहता है। मैनेजर उन लड़कियों के पास जाता है और कहता है, मैम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया आप सभी अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाए। आप सभी की वजह से यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। आपने जो भी ऑर्डर किया था हम उन्हें कैंसिल कर चुके हैं, और जो खाया है उनका बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आरती बोली, ऐसे कैसे? हम क्यों जाए? अरे हमने इस टेबल को बुक किया था, आपको एक्स्ट्रा चार्ज दिया था, और हमने ऐसा भी क्या कर दिया? क्या आपस में बात भी नहीं कर सकते? मैम आप सब बात नहीं हल्ला मचा रही हैं। मैनेजर अपनी जेब से पैसे निकालते हुए कहता है, लीजिए आपका एक्स्ट्रा पैसा और जाइए यहाँ से, और नहीं गए तो क्या कर लेंगे? इस बार नीलू पूछी, तो हमें धक्के मार के निकलना होगा। मैनेजर की बात सुनते ही चारों की आंखें बड़ी हो गई और वो उठकर खड़ी हो गई। उनके बीच का बहस वो शख्स साफ साफ सुन रहा था। उसे तेज गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल कर रखा हुआ था। तभी आध्या बोली,
हमें चलना चाहिए, ऐसे भी ऑफिस का लंच टाइम ओवर हो गया है। वो सभी अपना मुंह बनाकर वहां से निकलते हैं। इधर वो शख्स किसी को फोन करता है और उधर से उसका पीए रंजन फोन उठाता है और धीरे से पूछता है, जी बॉस। वो शख्स अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मैंने अभी 4 लड़कियों की फोटो सेंड की है। वह उसे कुछ करने का ऑर्डर देता है। उसकी बात सुनकर रंजन और वहां के क्लाइंट की आंखें हैरानी से भरी हो गई, लेकिन किसी को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। इधर काव्या गुस्से से बोली, हमारा ट्रीट और मूड दोनों स्पॉइल हो गया। कितना खरूस था कैफे का मैनेजर, बदतमीज कहीं का। नीलू बोली, एक बात तो अच्छी हुई, हमने जो खाया उसका पैसा हमें नहीं देना पड़ा और हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी हमें मिल गया। तीनों हंसने लगे, लेकिन आध्या शांत थी। तो काव्या बोली, ओ महारानी, तू क्यों शांत है? कुछ तो बोल। क्या बोलूं, गलती हमारी ही थी और मैनेजर ने कुछ नहीं किया है। शायद तुम तीनों ने नोटिस नहीं किया था, उसे ऑर्डर दिया गया था हमें बाहर निकालने के लिए। क्या? कौन दिया था? तूने बताया क्यों नहीं उस वक्त? वही उसका बैंड बजाते। उसके तीनों दोस्त एक साथ ही बोल पड़े, इसी वजह से नहीं बताया क्योंकि हमें और हंगामा नहीं चाहिए था। और मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, लेकिन जो भी था बड़ा डेंजर लग रहा था। खैर, जो होना था वो हो गया, अब हमें ऑफिस चलना चाहिए। इधर मीटिंग ओवर हो जाता है और वह शख्स जैसे ही उठा सभी उठकर खड़े हो गए। वह आगे आगे और सभी उसके पीछे पीछे। वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा था। उस कैफे के आगे गाड़ियों का काफिला लग गया था। वो अपने ब्लैक कलर की लग्जरियस कार में जाकर बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। वह गाड़ियों का काफिला जिसके सबसे आगे ब्लैक रंग की कार थी, राणा मेंशन में एंटर करता है और उसके पीछे गाड़ियों का काफिला एंटर करती है। मुंबई, जहां हजारों इंडस्ट्रीज है, उनमें से एक इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, जिसकी अपनी अलग ही रुतबा और पॉपुलैरिटी है। इनमें से भी सबसे फेमस और दुनिया में अपनी अलग पहचान के साथ खड़ा है राणा ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऐसे राणा की दुनिया भर में कई बिजनेस है जो उनके शान और शौकत में 4 चांद लगाते हैं। मुंबई के सबसे पॉश एरिया में राणा मेंशन खड़ा था, जैसे कोई राजमहल हो। बाहर की मजबूत दीवारों से अंदर की खूबसूरती देखने का नसीब उससे ही होता है जो बहुत लकी हो या राणा के लिए बहुत खास हो। एक यूनिक ड्रेस कोड के साथ घर के चारों तरफ हजारों की संख्या में बॉडीगार्ड तैनात है। वह ब्लैक कार ठीक एंट्रेंस के सामने रुकती है। जल्दी से आकर एक दरबारी दरवाजा खोलता है, जिसमें से निकलते हैं अभय सिंह राणा। गोरा रंग, हेजल आंखें, लंबी नाक थोड़ी नुकीली, हाइट 6 फीट 4 इंच, उम्र 29 साल। राणा इंडस्ट्री के सीईओ और एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। यह हमेशा इमोशनलेस रहते हैं। इनका नेचर बहुत ही डार्क और खतरनाक है। इनका बिहेवियर ऐसा है, ये प्यार और नफरत दोनों बहुत शिद्दत से करते हैं। कुल मिलाकर अभय बहुत हॉट और स्मार्ट है। इनके पीछे तो लड़कियां दीवानी है। शायद इसलिए ये अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चलते हैं, वरना कोई इनका चेहरा देख ले तो वो पागल ही बन जाए। यह अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, खासकर अपने भाई और बहन को। इनकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है। ओमकार सिंह राणा अभय के दादाजी हैं और घर में इनका ही दबदबा है। अभय पूरी तरह से अपने दादाजी पर ही गया है, सख्त और कठोर। यह 25 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। घर के वसूल जो उनके ही द्वारा बनाए गए हैं, यदि कोई तोड़ दे तो उन्हें सजा भी देते हैं, सिवाय अभय के, क्योंकि वह किसी के कंट्रोल में नहीं रहता और वो अपने दादाजी का चहीता भी है। अनुराग सिंह राणा अभय के पिता हैं, जो काफी अच्छे व्यक्ति हैं और एक नामी न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उनके लिए जिंदगी जीने के लिए वसूल नहीं, प्यार होना चाहिए। अनुराधा सिंह राणा अभय की मां है, जो एक सोशलिस्ट है और इनका भी नियम कानून बहुत सख्त है। आस्था सिंह राणा अभय की बहन है, दिखने में बहुत सुंदर है, उम्र 19, लेकिन घमंड कुट कुट के भरा है। यह अपने भाइयों की जान है। अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लगता। शौर्य सिंह राणा अभय का छोटा भाई और अभय इनका आदर्श है। ये भी दिखने में अपने भाई से कम नहीं है। यह भी काफी हॉट एंड स्मार्ट है। इसकी उम्र 25 ईयर्स है। ऐसे इस घर में अभय के चाचा संजय सिंह राणा, चाची नंदिता सिंह राणा और उनके 2 बच्चे हैं, लड़का राघव जो अभय के साथ ही बिजनेस में है और बेटी मेघा जो आस्था के साथ कॉलेज जाती है। अभय 6 महीने मुंबई में रहता है तो 6 महीना बिजनेस के काम से वर्ल्ड टूर पर रहता है। इधर अभय सिंह राणा अपने आलिशान मेंशन में एंटर करता है।
अब वो अपने चेहरे से मास्क निकाल चुका था। हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस और शांत था। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, उसके गार्ड्स सर झुकाए हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बिना किसी को देखे अंदर जाता है, जहां उसके दादाजी और उसके पिता कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अभय को देख सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक से आ जाएगा। दरअसल अभय ने अपने परिवार को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया कि वो मुंबई आ रहा है। उसने पहले मीटिंग अटेंड की और सीधे घर आया। अभय का भी चेहरे का भाव एकदम से चेंज हो गया। जिस चेहरे पर कुछ देर पहले सीरियसनेस थी, अब वो चेहरा नॉर्मल और क्यूट हो गया। अपने परिवार को देखकर वो खुश हो गया। वो अपने दादाजी, मॉम और डैड, चाचा चाची जो भी उससे बड़े थे, उनका पैर छूता है और उसके भाई बहन प्यार से उसे गले लग जाते हैं। तभी अनुराधा जी बोली, बहुत बड़ा हो गया है तू, जो हमें कॉल नहीं कर सकता कि तू आ रहा है। तो अभय ने कहा, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक अच्छी सरप्राइज दूं। मेरा तो 1 सप्ताह बाद आने का प्लान था, लेकिन अचानक मीटिंग थी जिसे अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे जल्दी में आना पड़ा। और मेरा मीटिंग को भी अटेंड करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक छोटे से कैफ़े में चला गया मीटिंग अटेंड करने। लेकिन कैफ़े के बारे में सोचकर वह चुप हो गया। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए सीरियस हो गया, जिसे नोटिस करते हुए ओमकार जी पूछे, ऐसा क्या हो गया? अभय ने कहा, कुछ नहीं दादाजी, अब सब ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। तो अनुराधा जी बोली, हाँ तू जल्दी से फ्रेश होकर आ, आज तेरी पसंद का ही खाना बनेगा। मैं और तेरी चाची जाकर किचन में खाना बनाते हैं। इधर आध्या और उसकी फ्रेंड जैसे ही अपने ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंचती है, गेट पर खड़ा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। आध्या ने पूछा, क्या हुआ काका, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हम बाहर लंच करने गए थे, यहीं पास के कैफे में। गार्ड ने कहा, मैडम हमसे जो कहा गया है वही कह रहे हैं, आप चारों को अंदर आने से मना कर दिया गया है। वह चारों चौंक गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। काव्या पूछी, काका माना कि थोड़ा लेट है, इसका यह मतलब नहीं कि आप हमें अंदर ही ना जाने दें, हम अपने बॉस से बात कर लेंगे। उनका बॉस, जो दिखने में 50 साल का आदमी था, वो वहाँ आ गया। वह चारों एक प्रिंटर कंपनी में जॉब करती थी। उनका बॉस उनको आते हुए देखकर बोला, तुम चारों को जॉब से निकाला जा रहा है, अब इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा पेमेंट बन रहा है वो मिल जाएगा, अब जाओ यहाँ से। यह सुनकर वो चारों शॉक हो गए थे। आध्या की तो आंखों में नमी आ गई थी। आध्या पूछी, ऐसे क्यों कह रहे हैं सर, हम जरा से ही तो लेट हुए हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपना काम बहुत ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। आप ही तो हमेशा कहते थे कि हम चारों जैसा आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, फिर आज कैसे आप एक छोटी सी गलती के लिए हम चारों को फायर कर सकते हैं? ऐसा मत कीजिए सर, उनके बॉस ने कहा, जो कि हमेशा से उसकी गंदी नज़र आध्या पर रहती थी। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि आध्या उसकी कंपनी को छोड़कर जाए, लेकिन आज वो खुद बहुत मजबूर था। वह बोला, बात समझो आध्या, तुम चारों को फायर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि तुम चारों लेट हो, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले जो तुम चारों ने काम किया है उसकी वजह से। वो चारों हैरानी से अपने बॉस का चेहरा देखने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो नीलू ने पूछा, ऐसा भी क्या कर दिया सर, जो सीधे हमें फायर किया जा रहा है बिना हमें सूचित किए? धूर्त से भरी मुस्कान के साथ उसके बॉस ने कहा, जिस कैफे में तुम चारों थी, वहाँ पर तुम चारों की वजह से एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग खराब हो रही थी, और वह हमारी कंपनी के सारे शेयर को खरीद चुका है। यदि मैं तुम चारों को फायर नहीं करता हूँ तो वह मेरी कंपनी खरीद लेगा और मुझे रास्ते पर आना होगा, इसलिए मुझे तुम चारों को फायर करना ही होगा। माफ करो और जाओ यहाँ से। यह कहकर उनका बॉस चला गया। वो चारों हैरानी से वहीं बैठ गए। आध्या सोचने लगी थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य नजर आ रहा था। यह सोचकर वो डर और सहम जा रही थी। आध्या अपने कांपते होठों से बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती। तुम सब जानती हो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं क्या बोलूँगी घर पर? आरती ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम दूसरा कोई जॉब कर लेंगे, इस शहर में जॉब की कमी नहीं है। काव्या उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, हम सब जानते आध्या, तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ शांत हो जाओ, पैनिक मत कर। पैनिक कैसे ना करे काव्या, तुम तीनों के लिए सिर्फ जॉब होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी थी। मेरी जॉब चली गई, मैं कैसे घर में बताऊंगी? पता नहीं अब क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू भर आई थी।
क्योंकि आध्या का मन डर से कमजोर हो रहा था। जाने कौन सा डर उसे घेर रहा था। वह बहुत तकलीफ में थी। काव्या उसके दर्द को समझ रही थी। मुझे तुम सबकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे कैफे नहीं जाना चाहिए था। ना मैं जाती और ना ये सब होता। मैंने कहा था कि शांत हो जाओ, लेकिन तुम तीनों तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। तीनों दोस्तों की नज़र झुक गई थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो फिर बोली, मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए वो वहां से उठी और चल पड़ी। बस चले जा रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। चलते चलते उसे एक पार्क नजर आई। वह उसमें चली गई। वहीं एक बेंच पर बैठ गई। वहीं अभय अपने कमरे में आता है। उसका कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था और उसके घर के टॉप फ्लोर पर था। उस टॉप फ्लोर पर बस उसका ही कमरा था। उसका जिम एरिया, प्ले एरिया, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ था। जहां वहां घर के किसी भी सदस्य को आना मना था। वो अभय के कहने पर ही आ सकते थे। वह अपने कमरे में जाने के लिए वो लिफ्ट का इस्तेमाल करता था। उसके कमरे को बहुत ही यूनिक स्टाइल से डिजाइन किया गया था, जैसे वो कहीं का राजा हो। लेकिन सच ही तो है, वह मुंबई का सम्राट ही था। वह अपने आलीशान बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। दीवार पर अपना हाथ लगाए और आंखें बंद किए। शावर के नीचे उसका मस्कुलर बॉडी भींग रहा था। 8 पैक्स के साथ उसका कसा हुआ शरीर देख किसी भी लड़की का मन मोह ले। लेकिन अभय को लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो उनसे दूर ही रहता था। तभी उसके आंखों के सामने कैफे में जो खूबसूरत ब्राउन आइज दिखाई दिया था, जिससे उसका दिमाग अचानक से उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने लगा। बार बार आध्या की आंखों ने अभय को फ्रस्ट्रेट कर दिया। वो गुस्से से अपनी आंखें खोल लेता है और दीवार पर अपना हाथ दे मारता है। डैम, दिमाग खराब हो गया मेरा, बदतमीज लड़की। अच्छा है कि बस मुझे उसकी खूबसूरत आंखें दिखाई दी। 1 मिनट, वो अपने सिर को झटकते हुए, सीरियसली ब्यूटीफुल आइज, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। खैर जो भी है, वो कभी मेरे सामने ना आए तो अच्छा, वरना मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो फ्रेश होकर नीचे आता है। वही शाम हो गई थी। आध्या शांत बिना कोई चेहरे पर भाव लिए सामने पार्क में बैठे छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख रही थी। उन्हें खेलता देखकर उसके चेहरे पर अचानक से स्माइल आ जाती है और साथ में आंखों में नमी थी। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन याद आ जाता है, जब वो 6 साल की थी। ऐसे ही किसी पार्क में वो अपने मॉम डैड के साथ में थी। उसके पापा उसे कॉटन कैंडी लाकर देते हैं और उसके साथ खूब खेलते हैं। याद करते करते अब उसकी आंखें भर आई थी। आंसू बहकर आंखों से लुढ़क गई। उसने अपने छोटे से मोबाइल में टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसने बहुत ही बेदर्दी से अपनी आंसू पोंछकर अपना पर्स उठा पैदल घर की तरफ निकल गई और अपने घर के पास जाकर थोड़ी दूर पर ही रुक जाती है। उसकी खूबसूरत सी आंखें अपने ही घर को अजनबी की तरह देख रही थी। उसे डर लग रहा था। सोचते ही उसके माथे और हथेलियों पर पसीने आ गए थे। वह खुद से बोली, जहन्नुम का द्वार तुम्हारे लिए खुला है आध्या, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। वह कसकर अपनी मुट्ठी बंद करती है और लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करती है और आगे बढ़ती है। जैसे वो घर के अंदर आई, एक तीखी और तेज आवाज उसके कानों में आई, जिससे वो अपनी आंखें कसकर भींच लेती है। लो जी, आ गई महारानी, ड्यूटी करके आई है, पानी लाकर दो इन्हें। वह लेडीज आध्या की चाची सुलेखा जी थी। ऐसे इन्हें जी बोलकर इज्जत देने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि वह इस इज्जत के लायक तो बिल्कुल नहीं है। क्या महारानी, कहाँ थी आप? समय देखा है, 8 बज रहे हैं। यह घर आने का टाइम है। हम सब कब से भूखे बैठे हैं। इस बात का फिक्र है तुम्हें? हमें भूखे मारने का इरादा है? सुलेखा बोले ही जा रही थी, या यूं कहे कि अपनी तीखी जहरीले शब्दों का वार आध्या पर छोड़ रही थी। वह बेचारी खामोश नजरें झुकाए उनकी ताने सुन रही थी। ऐसे हमारी आध्या स्ट्रांग है, बाहर से, अंदर से डरी और सहमी सी है, क्योंकि उसका बचपन इसी डर के साए में गुजरा है। अब खरी खरी मुंह क्या देख रही है? खाना तेरा मरा हुआ बाप बनाने आएगा, या तेरी भागी हुई माँ, या वो भाई जो तुझे छोड़कर अपनी बीवी के साथ मौज उड़ा रहा है। अपने परिवार के बारे में सुनकर उसका दिल तो रो ही दिया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। क्या सुलेखा, बच्ची है, हो गया होगा देर, इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है। ये है आध्या के चाचा ब्रिजेश जी। यह भी कोई भले आदमी नहीं है, ना ही इन्हें आध्या से कुछ ज्यादा प्यार और लगाव है। अपनी भाई की बच्ची समझकर इन्हें थोड़ा सा उस पर तरस आ जाता है, लेकिन इन्हें अपनी बीवी का बहुत खौफ है। सुलेखा उन्हें घूर कर देखी तो वो चुप हो जाते हैं
और हाथ के इशारों से उसे कंटिन्यू करने को कहते हैं। अब जाएगी, एक बार फिर तेज आवाज में कहा तो वो सहम गई और जल्दी से किचन में भागी। तभी वो गिरती लेकिन खुद को संभाल लेती है। देखा तो उसके सामने उसके चाची का बेटा मोहित खड़ा था। वह अपना पैर लगा दिया था जब आध्या वहां से गुजर रही थी। मोहित, जितनी गंदी इसके दिमाग में भरी है उससे ज्यादा तो उसकी हरकतें गंदी है। आध्या पर उसकी हमेशा से गंदी नजर रही है। वह गुस्से से उसे घूरती है तो वह अपना कमीनापन दिखाते हुए कहा, गुस्से में भी कमाल लगती है तू। कहता हूँ बात मान जा मेरी, माँ के टॉर्चर से बचा लूंगा, लेकिन तुझे तो बेशर्मों की तरह टॉर्चर बर्दाश्त करने में मजा आता है। आध्या उसकी बात इग्नोर कर खाना बनाने में लग जाती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कितना जल्दी खाना बनाकर रेडी कर दे। मोहित को ऐसे उसकी बातें इग्नोर करने से गुस्सा आता है। वह उसकी तरफ बढ़ा ही था कि किचन के दरवाजे से आवाज आई, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह है हमारी मिली, मोहित की अपनी सगी बहन, दिखने में क्यूट और उम्र से ज्यादा चालाक। ऐसे इनकी उम्र 15 साल हो रही है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और घर में सबसे प्यारी है। यह अपने आध्या दी की ढाल है, लेकिन अपनी माँ के सामने इनका भी कुछ नहीं चल पाता। मोहित चिढ़ते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब? पानी पीने आया था। मिली शक भरी आंखों से देखते हुए पूछी, सच में? आप कब से अपना काम खुद से करने लगे? आपको तो बैठे बैठे ऑर्डर देने की आदत है। बाहर जाइए, मैं पानी ला देती हूँ। अपनी आदत मत बिगाड़िए। बहुत बोलने लगी हो मिली, छोटी हो तो छोटी की तरह रहो, वरना मॉम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कहते हुए मोहित वहां से चला जाता है तो मिली अपना मुंह बनाते हुए बोली, जिसे देखो बस धमकी देते रहता है, वो भी उस तरकासुर की। मिली अपनी माँ को हमेशा से तरकासुर ही कहती थी, लेकिन अकेले में या आध्या के सामने वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आध्या के साथ जो वो व्यवहार करती है उसकी वजह से। इधर अभय डाइनिंग टेबल पर आता है। हेड ऑफ द हाउस यानी कि उसके दादाजी सेंटर में बैठते हैं, फिर उसके डैड अनुराग जी, बगल में उसकी मॉम अनुराधा जी, आस्था, संजय और उनकी पत्नी नंदिता। ऐसे ही करके घर के सभी सदस्य बैठ जाते हैं। टेबल के दूसरे साइड के सेंटर चेयर पर अभय बैठता है। उसके आते ही अनुराधा जी उठकर खड़ी हो जाती है। सभी को घर का सर्वेंट खाना सर्व करता है, लेकिन अभय को खाना उसकी माँ अनुराधा जी ही सर्व करती है। ऐसा नहीं था कि अभय को पसंद था, बल्कि अनुराधा जी को अपने बच्चों के लिए करना बहुत पसंद है। अभय यहाँ 6 महीने बाद आता था, इसलिए वह उससे लाड़ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह उसे खाना परोसती है तो अभय उनका हाथ पकड़ लेता है और अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करने से सभी का ध्यान उस पर ही चला गया। अनुराधा जी भी अनोइंग फेस के साथ उसे देखती है तो वह नरम आवाज में बोला, आपसे कितनी बार कहा है कि आप ऐसे उठकर मुझे खाना सर्व मत किया कीजिए। लुक एट दी डैड, जेलस हो रहे हैं? आप जाइए अपने राणा जी के साथ बैठकर खाना खाइए। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं खुद कर लूंगा। अभय ने भले यह बात बहुत शांत और नरम तरीके से कहा हो, लेकिन उसके कहने के पीछे का इंटेंशन सभी समझ रहे थे। अनुराधा जी की तो आंखों में नमी आ गई थी। अभी वह कुछ कहती उससे पहले आस्था बोली, प्लीज मॉम, डोंट से अगेन एंड अगेन। वही आपका टिपिकल डायलॉग। दुनिया के लिए उसका बच्चा बड़ा जरूर हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। तो सही तो है, और तू चुपचाप खाना खा। माँ बेटे के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अनुराधा जी ने कहा तो सभी मुस्कुराकर खाना खाने लगते हैं। आस्था फिर बोली, ऐसे भाई मॉम आपकी और टेंशन ना ले तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप शादी कर लीजिए। शादी का नाम सुनते ही एकदम से अभय का चेहरा डार्क हो गया। आस्था को भी रियलाइज हुआ कि अचानक से उसके मुंह से क्या ही निकल गया। डर से उसका गला सूख गया। वह अच्छी तरह से जानती है कि उसका भाई का गुस्सा कितना डेंजर है, और शादी जैसा शब्द उसके गुस्से को ट्रिगर करता है। सॉरी भाई। आस्था के मुंह से सॉरी कहना जैसे हलक में उसकी सॉरी अटक गई हो। अभय बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप खाना खाने लगता है, तो फिर सबकी थमी सांस चलने लगती है। ओमकार जी भी अपना गला साफ करते हुए बोले, ऐसे भी आस्था क्या गलत कह रही है? तुम्हारी उम्र हो गई है, जो तुम्हें चाहिए था वो सब मिल चुका है। अब तुम्हें अपना घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। एक बार फिर अभय का चेहरा डार्क हो गया। खाने के प्लेट को कस के पकड़ लेता है, जैसे कि वो अपना गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहा हो। वह अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह कोशिश करता है कि उन्हें अपनी बातों से चोट और हर्ट ना करे। सभी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई थी। वह बोला, आजकल की शादियाँ टिकती कहाँ हैं? या तो शादी एलिमनी के लिए हो रही है या तो डाइवोर्स के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे दोबारा शादी की जिक्र ना करें। जिस दिन मुझे ऐसी लड़की मिल गई जिससे सच में
उसके साथ मैं अपनी शादी निभा सकता हूँ, मैं आप लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। तब तक मुझसे कोई शादी की जिक्र नहीं करेगा, वरना मैं इस घर में आना बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। और वह उठकर अपने कमरे में जाने लगता है। तभी आप सब मेरे बिना डिनर कैसे कर सकते हैं? सभी की नज़र दरवाजे पर चली गई, जिसे देखकर उन सबकी आंखों में चमक आ गई। वहाँ शौर्य खड़ा था। उसे देखकर अनुराधा जी जल्दी से आगे बढ़ी। तभी शौर्य जाकर अभय को गले लगा लेता है, जिससे अनुराधा जी की आंखों से कुछ होकर गुजर गया। जो इस घर में इतना प्यार शांति दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर बैठा है, जो समय के साथ और कहानी में आगे बढ़ने से सभी के चेहरे से उतरेगा। इधर मिली ने कहा, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ दी, जल्दी से सब हो जाएगा। आध्या बोली, नहीं तू जा, अपनी स्टडी कर, मैं सब कर लूँगी। ऐसे भी चाची ने यहाँ तुझे देखा तो फिर से मुझ पर बरस जाएगी, और आज का मेरा कोटा सुनने का पूरा हो चुका है और नहीं सुन सकती। ओवरडोज हो गया तो रात में नींद भी नहीं आएगी। मिली आध्या का चेहरा देख रही थी, जो मुश्किल से अपना दर्द और अपना आंसू उससे छुपा रही थी। माँ बहुत बुरी है नदी। मिली के कहने से आध्या का चलता हाथ रुक गया। वह उसे प्यार से देखते हुए बोली, माँ बुरी नहीं होती, लेकिन सबकी माँ अच्छी भी नहीं होती। और तुमसे किसने कहा कि चाची बुरी है? बुरी तो मेरी किस्मत है। कहते हुए आध्या की आंखें भर आई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। यह देखकर मिली उसे अपने गले से लगा लेती है। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों हर वक्त मेरी किस्मत मुझे धोखा दे देती है? मिली, क्या गलती थी मेरी? शांत हो जाओ दी, प्लीज़ शांत हो जाओ। मिली आध्या को संभालती है। क्या था आध्या की मजबूरी? क्यों अभय को शादी से सख्त नफरत थी? क्या आध्या अपनी नौकरी जाने के बारे में अपने घर वालों को बताएगी? क्या होगा अंजाम जब आध्या और अभय एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या अभय और आध्या का किस्मत कनेक्शन जुड़ेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।